Assalamu alaikum students. This is the last week of your course और इस लास्ट वीक के अंदर we will try to cover lectures from 46 to 48. थोड़ा सा ज़रा लास्ट वीक को रिव्यू कर लें। जैसे कि लास्ट वीक में आपने देखा था कि हमने इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवांस्ड प्रोग्रामिंग टॉपिक्स जो है उनको इंट्रोडक्टरी हद तक जो है वो एक्सप्लोर करना जो है वो प्लान किया था और इसी सिलसिले में वी हैव कवर्ड सम टॉपिक्स और मकसद उनका ये था कि हम इनको सिर्फ इंट्रोडक्टरी हद तक जो है वो कवर करेंगे और इनकी ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल जो है कवरेज जो है वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज जो हैं इनके अंदर आपको डिफरेंट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो नज़र आएगी। इसी सिलसिले में वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग द फ्रेंड फंक्शंस जो कि फंक्शनैलिटी C++ के अंदर अवेलेबल होती है। आप किसी भी फंक्शन को किसी क्लास के फ्रेंड के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इन दैट केस दिस फंक्शन नाउ कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास। उसको ये एक्सेस कर सकता है थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इसके अलावा हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा जिसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, विच इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल कॉम्प्रिहेंसिव जनरल पर्पस लैंग्वेजेस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम अवेलेबल ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी वर्किंग कर सकें, हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज हो सके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा कि हाउ वी कैन ओवरलोड द ऑपरेटर्स इन C++ और हमने कुछ ऑपरेटर्स जो है इनको ओवरलोड करने की कोशिश की। जैसे कि हमने प्लस ऑपरेटर को इन द एग्जांपल वी हैव ट्राइड टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर और इसके साथ हमने स्ट्रिंग्स के लिए इक्वल टू ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया और कॉन्कैटिनेशन के लिए हमने स्ट्रिंग्स के लिए जो है वो प्लस का ऑपरेटर जो है इसको भी ओवरलोड किया। द आइडिया इज just to get the idea कि how we can overload the operators और फिर हम उसको किस तरीके से जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो यूजफुली जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं या उससे डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज जो है वो अचीव कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि देर आर 3 ways टू इम्प्लीमेंट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। एक जिसको हम मेंबर ऑपरेटर्स कहते हैं, फ्रेंड ऑपरेटर्स एंड नॉन मेंबर ऑपरेटर्स। हमने सिर्फ मेंबर ऑपरेटर्स के फंक्शनैलिटी को जो है वो देखा था। यहाँ पे हम ऑपरेटर जो है इसको क्लास के मेंबर फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे होते हैं एज ए मेंबर ऑफ द क्लास। आप ये एग्जांपल आपने लास्ट टाइम देखी थी, इसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स की क्लास बनाते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट बनाते हैं, एक डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट करते हैं और फिर उसके साथ हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए और फिर प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं एक ऑब्जेक्ट और एक रियल नंबर के लिए या इंटीजर वैल्यू के लिए या दूसरी अदर टाइप ऑफ द वैल्यू के लिए। यहाँ पे इसके ये डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स और डिस्प्ले फंक्शंस वगैरह हैं। यहाँ पे कोडिंग को जरा दोबारा से देख लें। हमने चूंकि इसको मेंबर ऑपरेटर के तौर पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो मेंबर ऑपरेटर जब आप करते हैं तो नेचुरली आपके पास एक ऑपरेंड आ जाता है जो कि क्लास खुद से होती है। आपको एक आर्गुमेंट की या एक ऑपरेंड की जरूरत होती है जब आप इस सिचुएशन के अंदर ओवरलोडिंग जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम रियल में रियल को ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड कर देते हैं और फिर आंसर को रिटर्न कर देते हैं। और अगर हम इंटीजर के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम इसी तरीके से इंटीजर वैल्यू को सिर्फ हम रियल के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं और आंसर जो है उसको रिटर्न कर देते हैं। फिर मेन में जाके हम कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, A ऑब्जेक्ट, B ऑब्जेक्ट और इसी तरीके से C एंड D और फिर उनमें हमने ये ऑपरेटर्स यूज किए हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स। जैसे हमने प्लस को यूज किया यहाँ पे आप देखते हैं और फिर हमने A + 15 करके D में सेव कर दिया है
और फिर हमने इनको डिस्प्ले करके वेरीफाई किया है कि ये ऑपरेटर जो है वो सही तौर से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब हम इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कि सी और डी के लिए ये 0 वैल्यू दिखा रहा था, ए और बी के लिए ये रियल एंड इमेजिनरी की वैल्यूज अप्रोप्रिएटली दिखा रहा था, और ऐड करने के बाद बी रिजल्ट्स जो हैं वो हमें उसी तरीके से रिटर्न हो रहे हैं जैसे कि हमने इन ऑपरेटर्स के लिए इसको कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके जी, तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। होपफुली कुछ कमिंग कोर्सेज के अंदर जो है वो आप इसकी थोड़ी डिटेल डिस्कशन जो है वो भी देखेंगे। इसी तरीके से हमने स्ट्रिंग क्लास के लिए भी 2 ऑपरेटर जो है ओवरलोड किए थे, और आज हम जस्ट लाइक द लास्ट वीक जो इंट्रोडक्टरी हम टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है OOP के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको देखेंगे। इस टॉपिक को हम इनहेरिटेंस जो है वो कह रहे होते हैं, और दिस इज आल्सो ए वेरी comprehensive broad area in object oriented programming, and you definitely going to have a great discussion of this topic in the next semester। तो यहाँ पे अगेन आप इसको इंट्रोडक्टरी हद तक जो है वो कवर करेंगे C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली स्पीकिंग, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास से या किसी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करते हुए नई क्लास जो है इसको क्रिएट कर दें तो इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, या क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास इन सच अ वे दैट द न्यू क्लास इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। तो उस सिचुएशन के अंदर हम ये कहते हैं कि वी हैव एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब आप ऐसा कर लें तो हमारे पास 2 तरह की बेसिकली क्लासेस आ जाती हैं। The new class is known as derived class, जिसको समटाइम हम चाइल्ड क्लास भी कह देते हैं। इसके लिए एक और टर्म हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं, दैट इज द चाइल्ड क्लास। और दूसरी क्लास जिससे हमने नई क्लास क्रिएट की है, इस क्लास को हम समटाइम जो है वो पेरेंट क्लास भी कह देते हैं। ज्यादातर इसके लिए हम बेस क्लास की टर्म जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो जब आप एक क्लास से न्यू क्लास बनाते हैं तो जिस क्लास से आपने न्यू क्लास बनानी है उसको हम ड्राइव क्लास कहते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं, और जिससे आप ये सारी क्लासेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उसको हम बेस क्लास के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्लास ए है विच इज एग्जिस्टेड ऑलरेडी, और इस क्लास से आप एक नई क्लास क्रिएट कर देते हैं, और वो नई क्लास जो है वो क्लास बी है, तो हम ये कहेंगे कि ए क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास है और बी क्लास जो है ये पेरेंट क्लास है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ए ड्राइव्ड क्लास है और बी जो है ये बेस क्लास है। ओके जी, आप ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बी क्लास से आप एक और क्लास क्रिएट कर दें विच इज द क्लास सी। तो हम ये अब कह सकते हैं कि B जो है ये एक ड्राइव बेस क्लास है जिसकी 2 ड्राइव क्लासेस हैं A एंड C। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर जब आप ऐसी वर्किंग करते हैं तो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस हम ये कह सकते हैं कि A एंड C इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास B। तो इसीलिए इसको हम इनहेरिटेंस की टर्म यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं कि इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, वो सारी फंक्शनैलिटीज इन क्लासेस के अंदर अवेलेबल होती हैं जो कि क्लास बी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, ये बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि ड्राइव क्लास इनहेरिट ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ द पेरेंट क्लास, child class inherit all the properties of the parent class. A derived class may have its own member variables and functions. On the basis of this, the size of the derived class can be larger than the base class. ये in terms of functionality है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जो हमारे पास derived class होती है वो in terms of the functionality
बेस क्लास से ज्यादा पावरफुल होती है। उसकी रीजन क्या है? देखें, अगर आपके पास एक क्लास ए है, उसको आप ड्राइव करते हैं क्लास बी के साथ, तो अब ए के अंदर तो वो सारी फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी जो बी के अंदर हैं, और इसके अलावा ए की अपनी फंक्शनैलिटीज भी हैं। तो जब उसके पास अपनी फंक्शनैलिटीज भी हैं एंड इट आल्सो हैज ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ द क्लास बी, तो नेचुरली ये ज्यादा पावरफुल क्लास बनती है इन टर्म्स ऑफ द क्लास बी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्राइव क्लासेस होती हैं नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी दे आर मोर पावरफुल देन द बेस क्लासेस। ओके, हमारे पास दो तरह की इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है, एक जिसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं और दूसरी टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस जो है जिसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर आप उस सिचुएशन को सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे अगर क्लास जो है उसकी सिर्फ एक ही बेस क्लास है या एक ही पेरेंट क्लास है, तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। और अगर एक क्लास की मल्टीपल बेस क्लासेस हैं तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के तौर पे जो है वो रेफर करेंगे। जैसे अभी आपको जो सामने एग्जांपल नजर आ रही है, दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस। ये जो अभी आपको सामने नजर आ रही है इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस के तौर पे रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक क्लास एक्स है और ये क्लास जो है ये बेसिकली ड्राइव हुई है दो क्लासेस से, लेट्स से क्लास एस एंड क्लास टी, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि क्लास एक्स के दो पेरेंट्स हैं एस एंड टी। तो अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट हैं या एक से ज्यादा उसकी ड्राइव क्लासेस हैं तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। और अगर हर सिचुएशन के अंदर हर ड्राइव क्लास की एक ही पेरेंट क्लास है तो इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस के तौर पे रेफर करते हैं। याद रखें, जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी शार्प है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस जो है इसको प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो C++ ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस अवेलेबल होती है। बाकी मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस अवेलेबल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड क्लास है उसका सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। यू कैन नॉट हैव मल्टीपल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड क्लास। तो अगर उसके मल्टीपल पेरेंट्स आप बना रहे हैं तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। यहाँ पे अब कुछ जरा एग्जांपल्स देख लें इनहेरिटेंस की जो कि नेचुरली हमारे पास बन रही होती हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। लेट्स से आपके पास एक अगर स्टूडेंट बेस क्लास है तो उसकी पॉसिबल चाइल्ड या ड्राइव क्लासेस हो सकती हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जानते हैं कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनको हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है विच आर स्टडीइंग एट बैचलर लेवल, और कुछ हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे MS के स्टूडेंट्स हैं या PhD प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है ये ड्राइव क्लासेस होंगी, चाइल्ड क्लासेस होंगी, और स्टूडेंट जो है ये पेरेंट या बेस क्लास होगी। ऐसे ही आपके पास एक शेप की क्लास है, ये आपकी बेस क्लास है, उससे आप चाइल्ड क्लासेस जो है वो बना सकते हैं सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्फेयर एंड क्यूब। ये सारी क्लासेस जो हैं ये इससे ड्राइव्ड हैं। सर्कल भी शेप से ड्राइव्ड है और ट्रायंगल भी शेप से ड्राइव्ड है और रेक्टेंगल भी शेप से ड्राइव्ड है। याद रखें ये सारी एग्जांपल्स हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। आप इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करेंगे, कहीं नहीं कह सकते, क्योंकि सर्कल का भी एक ही पेरेंट है दैट इज शेप, ट्रायंगल का भी एक ही पेरेंट है दैट इज शेप, रेक्टेंगल का भी एक ही पेरेंट है दैट इज शेप, स्फेयर का भी एक ही पेरेंट है दैट इज शेप, और क्यूब का भी एक ही पेरेंट है।
तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कह सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये तब होती है अगर इनमें से किसी एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके पास एक बैंक की सिचुएशन है और वहां पे आपके पास लोन की क्लास है, तो आपने उसकी पॉसिबल चाइल्ड क्लासेस या ड्राइव क्लासेस बनाई हुई हैं, कार लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन एंड मॉर्गेज लोन। और एम्प्लॉय अगर है तो फैकल्टी एंड स्टाफ, दो उसकी ड्राइव क्लासेस हैं। और अकाउंट अगर आपके पास है क्लास बैंक के अंदर, तो वहां पे चेकिंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आपकी दो वहां पे ड्राइव क्लासेस हैं या चाइल्ड क्लासेस। तो these are the examples of situations where we can use inheritance. Naturally इन situations के अंदर हम inheritance जो है इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको एक ट्री की फॉर्म के अंदर inheritance नजर आ रही है, और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक क्लास थी कम्युनिटी मेंबर की, आपने उससे चाइल्ड क्लासेस बना दी एम्प्लॉय की, एक चाइल्ड, उसका सेकंड चाइल्ड है स्टूडेंट, और उसका थर्ड चाइल्ड है वोलुमिनस। तो ये आपके पास जो है एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस है, क्योंकि एम्प्लॉय का भी एक ही पेरेंट है, स्टूडेंट का भी एक ही पेरेंट है, और वोलुमिनस का भी एक ही पेरेंट है। एम्प्लॉय से आगे आपने दो क्लासेस क्रिएट कर दी, वन इज फैकल्टी एंड द सेकंड वन इज द स्टाफ। अगेन ये आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस भी ही है, क्योंकि फैकल्टी का पेरेंट भी एम्प्लॉय है और स्टाफ का पेरेंट भी एम्प्लॉय है। लेकिन चूंकि ये हेरेरिकल रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय का आगे पेरेंट जो है वो कम्युनिटी मेंबर है, तो एम्प्लॉय के अंदर कम्युनिटी मेंबर की सारी फंक्शनैलिटीज होंगी और फैकल्टी के अंदर एम्प्लॉय की सारी फंक्शनैलिटीज या फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होंगी। यहाँ पे आप देखें फैकल्टी को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर के अंदर। तो इसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर इसकी चाइल्ड क्लास है और दूसरी इसकी चाइल्ड क्लास जो है वो टीचर है। तो ये हेरेरिकी या ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास यहाँ पे बन रहा है, जिसमें ज्यादातर एग्जांपल्स आप देख रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस की ही है, क्योंकि हर एक ड्राइव क्लास का पेरेंट सिर्फ एक ही है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सिचुएशन जहां पे आपने एक क्लास क्रिएट की है एडमिनिस्ट्रेटर टीचर की, और इसके दो पेरेंट्स हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेटर भी पेरेंट है और टीचर भी पेरेंट है। दिस इज द ओनली एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस हेयर, जहां पे आपने एक चाइल्ड के दो पेरेंट बनाए हैं, और जहां पे आपके पास एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स बन जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। ओके जी, तो होपफुली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप जरा देख लीजिएगा कि इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या होता है। मेन बेनिफिट इसका रीयूजेबिलिटी है, creating new software versions from the existing software by absorbing their attributes and behaviors and override their capabilities that new software acquired। तो हम जो वर्जन्स देख रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, इनके अंदर ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं, जैसे आयोस्ट्रीम वगैरह, एफस्ट्रीम की आप लाइब्रेरीज देख के आए हैं, जहाँ पे हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं जस्ट टू इनहेरिट ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ द क्लासेस। हम उनकी ड्राइव क्लासेस जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर बना सकते हैं, ताकि ये सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो हम आगे को इनहेरिट कर सकें। अब इसको किया कैसे जाता है C++ के अंदर, इसका सिंटैक्स जरा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बेस क्लास का सिंटैक्स वही होता है जो कि आपके पास आम क्लास को लिखने का सिंटैक्स होता है, जैसे आप लिखते हैं क्लास और उसके बाद आप नेम दे देते हैं और फिर स्टार्टिंग ब्रेस और फिर एंडिंग ब्रेस और फिर आप सेमीकोलन यूज कर देते हैं। तो बेस क्लास आप वैसे ही लिखते हैं जैसे आप अभी तक क्लास की डेफिनेशन लिखते आ रहे हैं। ड्राइव क्लास लिखनी जरा मुख्तलिफ होती है, उसका तरीका जरा देख लें। सबसे पहले आप क्लास का कीवर्ड देते हैं, उसके बाद क्लास का नेम देते हैं, फिर जरा गौर करिएगा आप कोलन साइन के साथ पब्लिक का कीवर्ड यूज करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। ये सिंगल मल्टीपल वाली टाइप नहीं है, ये और तरह की टाइप है।
ये उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली टाइप है। और यहाँ पे आप पब्लिक का कीवर्ड यूज कर सकते हैं या प्राइवेट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दी है और फिर आपने इसके पेरेंट का नाम बताना है, बेस क्लास जो है इसका नाम बताना है। और अगर आप चाइल्ड बना रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे पेरेंट जो है इसको क्रिएट किया हुआ है। तो चाइल्ड बनाने से पहले पेरेंट की डेफिनेशन जो है इसको प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके, और उसके बाद आप चाइल्ड जो है उसकी सारी फंक्शनैलिटीज वगैरह जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेस डिफाइन कर देते हैं। एक्सेस कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखें, अभी तक आपने दो ही एक्सेस कंट्रोल्स देखे हैं, एक प्राइवेट है और दूसरा आपने पब्लिक देखा है। प्राइवेट आप जानते हैं कि सिर्फ क्लास के इनसाइड यूज हो सकता है या फ्रेंड फंक्शंस के साथ यूज हो सकता है। पब्लिक जो है ये क्लास से बाहर भी यूज हो सकता है। तो आपके पास दो तरह के एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। ओके, तो प्राइवेट डेटा ऑफ द बेस क्लास इज नॉट एक्सेसिबल इनसाइड द ड्राइव क्लास। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो प्राइवेट डेटा होता है वो प्राइवेट ही होता है। इट कैन नॉट बी एक्सेस या इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ये इनहेरिटेड इज द प्रॉपर टर्म जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट जो फंक्शनैलिटीज हैं किसी भी क्लास की वो प्राइवेट ही रहती हैं, वो आगे की तरफ इनहेरिट नहीं होती। हाँ, एक और टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस, इसको हम यूज करते हैं। जो प्रोटेक्टेड होता है वो डेटा ओनली द चाइल्ड कैन एक्सेस। तो अगर आप क्लास के मेंबर्स को प्रोटेक्टेड बना देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेंबर्स हैं ये अब चाइल्ड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड वो डेटा होता है जो सिर्फ चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्पेशल एक कीवर्ड है जो हम इनहेरिटेंस के अंदर ही यूज करते हैं मोस्टली। तो इसका मकसद यही होता है कि जिन मेंबर्स को आपने प्राइवेट बना दिया है वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि उसके सिर्फ चिल्ड्रन ही एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास के। दिस क्लास हैज सम चिल्ड्रन। अगर उसके चिल्ड्रन नहीं है तो उनका बिहेवियर प्रोटेक्टेड वाला ही होगा, सॉरी प्राइवेट वाला ही होगा। बाकी क्लासेस के लिए या बाकी प्रोग्राम के अंदर उसका बिहेवियर जो है वो प्राइवेट वाला ही होगा। अगर आप उसके चिल्ड्रन बना देते हैं तो इट मीन्स दैट ये चिल्ड्रन जो है अब वो उसके प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, इट इज नॉट विजिबल टू एनी अदर प्रोग्राम सेगमेंट, इट इज ओनली विजिबल टू द चिल्ड्रन या ड्राइव क्लासेस ऑफ दिस क्लास और द बेस क्लास। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्लास क्रिएट की इंडेक्स नाम की, उसके प्रोटेक्टेड आपने मेंबर्स बनाए। एक इसमें काउंट का मेंबर है जो कि प्राइवेट का प्रोटेक्टेड मेंबर है, और आपने उसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया इंडेक्स का और उसमें काउंट को 0 कर दिया, काउंट को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे जरा देखिएगा, हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया है प्लस प्लस। इंटरेस्टिंग, हमने बजाय दूसरा फंक्शन लिखने के जस्ट टू रिव्यू और प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हमने यहाँ पे एक प्लस प्लस ऑपरेटर ही ओवरलोड कर दिया है और हमने इसमें काउंट को प्लस प्लस कर दिया है। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट के साथ, इंडेक्स के ऑब्जेक्ट के साथ आप प्लस प्लस करेंगे तो इसका मतलब है काउंट की वैल्यू में प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लास एंड हो गई है। अब इसका हमने चाइल्ड बनाना है, तो चाइल्ड हमने इसका क्रिएट किया है। अब जरा देखिएगा, इंडेक्स 1 नाम का, और टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस है पब्लिक, और जिससे हम ड्राइव कर रहे हैं पेरेंट, उसका नाम है इंडेक्स। अभी पिछली स्लाइड में हमने उसकी डेफिनेशन दी है। इसके पब्लिक के अंदर हमने माइनस माइनस को ओवरलोड किया है, आप देख रहे हैं माइनस माइनस को ओवरलोड कर दिया है, और हम इसमें काउंट को माइनस माइनस कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग, काउंट इस क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन चूंकि ये क्लास का एक पेरेंट भी है तो ये क्या कर रही है, क्लास अपने पेरेंट के मेंबर को यूज कर रही है। आप देख रहे हैं कि काउंट जो है वो आपने डिक्लेयर करवाया है इसके पेरेंट के अंदर, और चूंकि वो प्रोटेक्टेड टाइप का मेंबर है तो इसलिए ये क्लास जो है वो अपने पेरेंट के प्रोटेक्टेड डेटे को यूज कर रही है और उसमें माइनस माइनस कर रही है। ओके जी, अब मेन फंक्शन में आ जाए। मेन फंक्शन के आके हमने इंडेक्स 1 का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, और अब जरा गौर करिएगा, हम कर रहे हैं i++।
तो आपको याद होगा कि ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है इसको हमने इंडेक्स क्लास के अंदर ओवरलोड किया हुआ है। तो इट इज नॉट ओवरलोडेड इन द इंडेक्स वन बट इट इज ओवरलोडेड इन द इंडेक्स क्लास। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो चाइल्ड है ये अपने पेरेंट के फंक्शन को यूज कर रहा है। ओके, और हमने दोबारा प्लस प्लस किया और उसके बाद हमने आई डॉट डिस्प्ले कर दिया और फिर हमने आई माइनस माइनस किया। आई माइनस माइनस इसका अपना ही ओवरलोडेड ऑपरेटर है और इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। अब जरा गौर करिएगा, अब आप काउंट की वैल्यू पे जरा देखिए। काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू थी 0, 2 दफा प्लस प्लस करने से ये 2 हो गई है। तो एक दफा जब आपने प्लस प्लस किया ये 1 हो गई, जब आपने इसको दूसरी दफा प्लस प्लस किया तो ये 2 हो गई। तो यहाँ पे ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पेरेंट का, फिर हमने पेरेंट के प्लस प्लस को यूज किया 2 दफा और फिर हमने इसको डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, और फिर हमने इसके अपने माइनस माइनस को यूज किया और उसकी वैल्यू 2 से 1 हो गई। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से जो इनहेरिटेंस है इसको यूज कर सकते हैं C++ के अंदर। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। होपफुली आपको कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।